एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटिया एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना इंसर्ट करने तक देख लिया था कि किस तरह से टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है, पर आज हम पढ़ेंगे अपना एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी। यहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी, यानी कि अब जैसे हमने यहाँ पर अपनी टेबल में क्या किया, वैल्यूज को इंसर्ट किया, हमने अपने डेटा एंटर करवाए, किसी का रोल नंबर, किसी का नाम, फिर एड्रेस, फोन नंबर, आईडी, ये सब हमने चीजें दी। पर अब यहाँ पे हमें क्या है कि अगर हमें वो क्वेरीज अगर जो डेटा उसके अंदर प्रेजेंट है टेबल के अंदर, अगर हमें वो क्वेरी की हेल्प से क्या करना है, बाहर निकालना है, तो हम कैसे करेंगे उसे। सो एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी क्या दिया है, सो फार वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड हाउ टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन देम। We are interested in storing data in a database as it is easier to retrieve data in future from databases in whatever way we want. SQL provides efficient mechanism to retrieve data stores in multiple tables in MySQL database. The SQL statement select is used to retrieve data from a table in a database and is also called a query statement. यानी कि हमने अभी तक देखा कि किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करना है, किस तरह से टेबल को क्रिएट करना है, किस तरह से उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कराना है, इंसर्ट कराना है, और किस तरह से उसको मैनिपुलेट करना है डेटा को। तो अब हमने देखा कि डेटाबेस में, टेबल्स में, MySQL में अगर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इजियर है कि हम अगर बाद में फ्यूचर में अपने डेटा को निकालना चाहें तो उसे रिट्रीव करना आसान है। तो हम मल्टीपल टेबल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं। और हमने देखा कि MySQL क्या करता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, डेटा को रिट्रीव कराने का काम करता है। और सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, क्वेरी स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के बाद, सिलेक्ट स्टेटमेंट को ऑपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने डेटा को निकाल लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, एक हमारी क्वेरी हो गई। तो अब बात करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट है क्या, और फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट देखो है क्या, द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा। यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम डेटा को रिट्रीव कर सके अपने टेबल से, अपने डेटाबेस से, और आउटपुट को डिस्प्ले कर सके। तो अगर हमें आउटपुट को क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। तो अब समझ में आएगा कि सिलेक्ट यूज होता है डेटा को आउटपुट, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा का आउटपुट निकालने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज होता है। और जैसे यहाँ पर का सिंटेक्स क्या होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट का, सिलेक्ट करो जो भी एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए और उस फ्रॉम, जो भी टेबल है, फ्रॉम लिख के उस टेबल का नाम लिख दो, और अगर कंडीशन लगानी है तो वेयर करके कंडीशन लगा दो। तो इस तरह से समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, एक मिनट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे कि मैंने कहा, जैसे हमारी एक टेबल थी स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं कर दूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो क्या होगा, मेरे स्टूडेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी, नाम, रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, गार्जियंस की आईडी, वो सारी पूरी की पूरी टेबल क्या है, मेरे सामने शो होकर आ जाएगी। तो सिलेक्ट का सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट करो, अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे स्टार लगा दो, और क्या कर दो, उस टेबल का नाम लिख दो, फ्रॉम, और उस टेबल का नाम, और सेमीकोलन लगा के सारी चीजें खत्म कर दो। अब जैसे यहाँ पे रखा था, द फॉलोइंग क्वेरी रिट्रीव्स द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते, तो स्टार लगाया, पर मैंने कहा कि मुझे डेटा में से, अपनी टेबल में से क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए स्टूडेंट का, और सिर्फ उस स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर 1 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी कंडीशंस डाल देंगे। तो सिलेक्ट की स्टेटमेंट की सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सिलेक्ट एस नेम, यानी कि स्टूडेंट का नाम था तो टेबल में किस नेम से था, एस नेम से। तो आप जो टेबल के अंदर नेम डाला हुआ है सिर्फ वही नेम आप डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे डाल दोगे स्टूडेंट नेम, STUDENT, स्टूडेंट NAME नेम, तो फिर आपका डेटा जो है, आपकी टेबल जो है, वो एरर दिखा देगी, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे नाम डाला हुआ है वही नेम आपको डालना है। तो सिलेक्ट एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम स्टूडेंट। अब कंडीशन क्या है, जिसका रोल नंबर 1 हो, सो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, और आप क्या कर दो, सेमीकोलन लगा के सारी चीजें एंड कर दो। तो अब आपकी क्या होगी, वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की तरह सारा काम होगा, सेंटेंस बनाना है आपको। सिलेक्ट नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, सिलेक्ट एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, जैसे हम इंग्लिश में अपनी बातें बोलते हैं कि मुझे इस बच्चे का नाम चाहिए, इसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जहाँ पे टेबल स्टूडेंट है, जिसका रोल नंबर 1 है, तो बिल्कुल इंग्लिश में हमने सेंटेंस लिख दिया और ये सारा काम बन गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, तो हम कहते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हमें रोल नंबर 1 की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम स्टार लगा देते हैं और कंडीशन लगा देते हैं वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से काम चलता है। तो आई होप आपको ये जो सिलेक्ट वाली स्टेटमेंट है समझ में आ गई होगी। अगर सिर्फ रोल नंबर 1 की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो स्टार लगा के कंडीशन डाल दो, और अगर पूरी टेबल चाहिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके आप वैल्यूज डाल दो, कंडीशन मत दो। पर अगर कंडीशन लगानी है तो कंडीशन लगाने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी और क्वेरिंग्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो क्वेरिंग यूजिंग डेटाबेस ऑफिस, तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन डेटाबेस टू स्टोर डेटा, जैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, डेटाबेस को मेंटेन करके रखता है ताकि हम सारे डेटा को स्टोर करके रख सके। अब डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं उसके अंदर जितना भी डाटा है वो सारा क्या रहता है, मैनेज रहता है। तो मान लो हम कंसीडर कर रहे हैं अपने कुछ डेटाबेसेस, जैसे कि हमारा एक डेटाबेस है ऑफिस, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं जैसे कि एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, तो ये क्या है, ये हमारी ऑफिस के अंदर ऑफिस डेटाबेस है, और एम्प्लॉयर, डिपार्टमेंट इसके अंदर टेबल्स हैं। अब हर एम्प्लॉय के पास जो डेटाबेस है उसके अंदर उसका डेटा असाइंड है, और डिपार्टमेंट के पास उसका डेटा असाइंड है, और वहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर, डेप्ट आईडी स्टोर, यानी कि यहाँ पे आप मतलब बता रखा है कि टेबल क्या है, डेटाबेस क्या है, फिर उसके एग्जांपल नीचे आते रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब रिकॉर्ड, अब सीधा एग्जांपल पढ़ते हैं ताकि समझ पाए। जैसे रिकॉर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द एम्प्लॉय टेबल, हमारी एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स को डालना है। तो ये डले हुए हैं, यहाँ पे डालने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, सॉरी स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय डालेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर वैल्यूज लगा के जो भी वैल्यूज डालनी है वो हम डाल देंगे, तो हमारी इंसर्ट हो जाएंगे, सेमीकोलन लास्ट में लगाना है। तो मान लो कि हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके क्या करना है, डेटा को रिट्रीव करना है। तो मान लो यहाँ पे क्या क्या है, पहले तो ये समझते हैं हम। यहाँ पे तो एम्प्लॉय नंबर है, यानी कि EMP नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस और डेप्ट आईडी, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब इससे देखो आगे बात करते हैं, हमें डेटा रिट्रीव करना है सिलेक्ट कॉलम का यूज करके। सो द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, ये जो क्वेरी हमने डाली है ये क्या करेगी, ये सबका एम्प्लॉय नंबर रिट्रीव करेगी। सो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो हमने क्या किया, जब हमने सिर्फ एम्प्लॉय नंबर डाला तो सिर्फ और सिर्फ हमारे टेबल में एम्प्लॉय नंबर ही आएंगे, कुछ और नहीं आएगा। आप देख सकते हैं हमारा डेटा इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक मिनट से रेज करते हैं, यहाँ पे हमने इसका स्टेटमेंट का यूज किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट का, कंडीशन लगाई तो हमें हमारी वही वैल्यूज मिली जो हमें चाहिए। सो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सिलेक्ट EMP नेम, सॉरी नेम नहीं नंबर है, सिलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन लगा के एंड कर दिया तो हमारा डेटा बाहर आ गया। अब मानो हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर के साथ साथ एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट EMP नंबर, ई नेम फॉर एम्प्लॉय। तो क्या होगा, देखो EMP नंबर, एम्प्लॉय का नंबर भी आ गया और एम्प्लॉय का नेम भी आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर हमें क्या करना है, नेम को, ये हमारा कॉलम है ई नेम, अब मैं इसको ई नेम से बदलना चाहती हूँ। जैसे मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ पाओगे, एक बार बस एक मिनट टेबल की तरफ चलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ई नेम, अब मुझे ई नेम यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा हो, तो मैं कॉलम के नाम को बदलना चाहती हूँ, उसके अंदर कुछ एंटर नहीं कराना चाहती, इसके नाम को बदलना चाहती हूँ। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें हम एलियाजिंग करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, सो रीनेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एलियाजिंग, एलियाजिंग यानी कि एज लगाना। तो देखो ये कैसे होगा, देखो रीनेमिंग ऑफ कॉलम, रीनेम कैसे होगा, तो आप करोगे, सिलेक्ट करोगे सबसे पहले तो ई नेम को बदलना है, तो इसलिए सिलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है। क्या करो, सिलेक्ट करो ई नेम को, किसकी तरह सिलेक्ट करो, एज नेम की तरह सिलेक्ट करो, किसमें से, फ्रॉम एम्प्लॉय से। तो फिर जो आपका ई नेम था वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, नेम बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, एलियाजिंग है, और आपका जो कॉलम है उसका नाम चेंज हो गया, रीनेम हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने एज का यूज किया, एलियाज करा, तो क्या हो गया, सिलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मान लो मुझे एम्प्लॉय नंबर जो था उसे बदलना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती थी, सिलेक्ट EMP नंबर एज नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। ऐसे मुझे अगर कुछ भी बदलना होगा तो हम एज लगाकर जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख देंगे, और एज से पहले जिसको बदलना चाहते हैं उसको बदल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे काम चलता है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय अलोंग विद देयर एनुअल इनकम कैलकुलेटेड एज सैलरी इनटू 12 व्हाइल डिस्प्लेइंग द क्वेरी रिजल्ट, रीनेम द कॉलम ई नेम एज नेम। यानी कि अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, ज्यादा बड़ा भी नहीं, आसान सही है। देखो हमें बोला कि सारे एम्प्लॉयज के नाम सिलेक्ट करो उनकी साल भर की सैलरी के साथ, और साल भर की सैलरी कैसे आती है, यानी कि आपकी जो एक महीने की सैलरी है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एनुअल इनकम आ जाएगी। और फिर डिस्प्ले करो रिजल्ट को, जिसमें आपका जो ई नेम है वो एज नेम के साथ क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम एज नेम, ठीक है, ये पहला काम हुआ। फिर हमने क्या लगाया, कॉमा। दूसरा काम क्या हमारा,
सैलरी इंटू 12 फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब ये जो हमारी टेबल थी, यहाँ पे मैं आपको टेबल शो करती हूँ, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यहाँ पे हमारी सिर्फ सैलरी लिखी हुई है, तो ये 1 महीने की सैलरी है। अब क्या किया हमने, सैलरी इंटू 12 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबके साथ 12 मल्टीप्लाई होकर हमारी टेबल में हमारा रिजल्ट हमें शो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो नेम था, क्योंकि ई नेम जो था, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, जो ई नेम था उसको हमने रीनेम कर दिया, किसमें, हमने उसको रीनेम कर दिया एज नेम में। और जो सैलरी थी, जो सैलरी क्या थी, हमारी सैलरी थी जो 1 महीने की लिखी हुई थी, अब हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 12, तो वो सबके साथ 12 मल्टीप्लाई होकर हमारे यहाँ पे आंसर में हमें मिल गया। इसे रेज करते हैं फटाफट से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब समझ में आएगा कि किस तरह से स्टेटमेंट देनी है। जो क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ उसी को स्टेटमेंट बना दो, बाकी तो सारा काम हो ही जाएगा। क्वेश्चन में खुद ही लिखा था कि सैलरी इंटू 12 करना है, तो वो हमने खुद ही कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो क्या करना है, सिलेक्ट ई नेम एज नेम, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रीनेम करो ई नेम को एज नेम, तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है आपका आंसर, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसको फिट करके लगा देना है। तो सिलेक्ट ई नेम एज नेम सैलरी इंटू 12 फ्रॉम एम्प्लॉय, और आपका आंसर आपके आंखों के सामने हाजिर हो जाएगा। अब मान लो हमने क्या किया है, जो सैलरी इंटू 12 है, ये देखने में ना अच्छा नहीं लग रहा, हमें क्या चाहिए थी, एनुअल इनकम चाहिए थी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। अब नाम चेंज करना तो बहुत ही आसान है, तो हमें पता चल गया, क्या करेंगे, सिलेक्ट ई नेम एज नेम सैलरी इंटू 12 एज एनुअल इनकम, बस, और फ्रॉम एम्प्लॉय जहां से करना है उस टेबल का नाम आपको लिखना ही लिखना है। सिलेक्ट करोगे, एट्रीब्यूट दोगे, टेबल का नाम लिखोगे, काम हो जाएगा। तो सिलेक्ट ई नेम एज नेम सैलरी इंटू 12 एज एनुअल इनकम फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमी कॉलम लगाओ और आपकी टेबल जो है वो आपका सेम नाम रिप्रेजेंट करके दे देगी। तो इस तरह से आपकी देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। अब यूज करता है आपने डिस्टिंक्ट क्लॉज का, ये डेटा को रिट्रीव करता है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ मिलके। साथ ही साथ अगर हम डिस्टिंक्ट का यूज कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड्स को रिपीट नहीं करेगा, विदाउट रिपीटिशन हमें क्या करेगा, हमारा डेटा हमें शो करके देगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्थ आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सिलेक्ट करो डिस्टिंक्ट डेप्थ आईडी यानी कि डिपार्टमेंट आईडी, तो फ्रॉम एम्प्लॉय। अब डिपार्टमेंट आईडी में मान लो कि किसी का D02 2 लोगों का हो सकता है, D01 जो है वो 4 लोगों का हो सकता है, तो रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उन आईडीज को लिख के दिखाएगा, बार बार नहीं लिखेगा। पर अगर हम यहाँ क्या करते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अगर किसी इंसान की किसी 2 लोगों की D02 है तो 2 बार D02 लिख के देता। तो इस तरह से, तो आई होप स्टेटमेंट किस तरह से यूज करने समझ में आया होगा। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट हम पहले यूज करेंगे, फिर अपना एट्रीब्यूट डालेंगे। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी डेप्थ आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन लगा के इसे एंड कर देंगे। इरेज करते हैं, पता नहीं है कहाँ से मेरे हाथ में हाईलाइटर आ जाता है। तो देखो इस तरह से टेबल यहाँ पे शो हो गई, तो डिस्टिंक्ट का हम इसलिए यूज करते हैं। अब वेयर क्लॉज क्या है, कंडीशन देने के लिए, जैसे हमने पहले भी यूज किया है कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो ऐसे ही वेयर क्लॉज का क्या है, डेटा को रिट्रीव करेगा सिलेक्ट के साथ मिलकर, पर एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी, किसी की भी सैलरी रिपीट नहीं होनी चाहिए, सिमिलर सैलरीज नहीं होनी चाहिए। सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D01, यानी कि क्या बोला है कि जैसे हमारे पास क्या थी, एक तो सैलरीज लिखी हुई थी सबकी और डिपार्टमेंट आईडी भी थी सब लोगों की, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जिसका D01 आईडी है उन्हीं लोगों का, अब जैसे मान लो 4-5 लोग हैं जिनकी जिनकी D01 आईडी है, तो हम क्या चाहेंगे, सिर्फ ये जो 4-5 लोग हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की जो सैलरी है वो हमें शो हो। तो यहाँ मान लो यहाँ पे 4 लोग थे और सबकी सैलरी, जैसे 4 लोगों की, एक की 6,000 है, एक की 12,000 है, दूसरे की भी 12,000 है, और मान लो तीसरे वाले की 15,000 है। तो अब हमें क्या बोला, डिस्टिंक्ट बोला है, तो एक तो हमारी 6,000 वाली सिलेक्ट होगी, दूसरी 12,000 वाली सिलेक्ट होगी, और ये दोनों सेम है तो इनमें से एक ही सिलेक्ट होगी, और एक 15,000 वाली सिलेक्ट होगी। तो इस तरह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ D01 में से, यानी कि जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 1 होगी, D01, उन्हीं में से उन्हीं की सैलरी क्या होगी, डिस्टिंक्ट जिनकी होगी अलग अलग, सिर्फ उन्हीं की शो होगी। सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी डेप्थ आईडी इज इक्वल टू D01 सेमीकोलन एंड, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, जिसका डिपार्टमेंट नंबर D01 है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंदों की डिस्टिंक्ट सैलरी हमें दिखाओ और किसी की मत दिखाओ, तो आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी।
अब यहाँ पे ये होता कि जिनकी मतलब डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D01, पर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बोल दें कि आप उनकी सैलरी दिखाओ जिनकी 6000 से सैलरी ज्यादा है, तो वो देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर टू का, लेस देन का, इस तरह से इन साइंस का भी यूज करना है। मान लो कि अगर बोला कि जिनकी 60,000 रुपए से सैलरी कम है उनकी दिखाओ, तो आप लेस देन 60,000 यूज करोगे। अगर बोला है 60,000 रुपए से जिनकी सैलरी ज्यादा है उनका डेटा दिखाओ, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000, और क्या करोगे, जो भी टेबल है वो तो हमने बताई दी होगी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000, सेमीकोलन लगा के एंड कर दोगे। तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन सब का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे डिस्प्ले करना है सारी डिटेल्स, जब हमें बोले डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करोगे और स्टार लगाओगे। सो डिस्प्ले करने के लिए हम सिलेक्ट का यूज करते हैं, और सारी डिटेल्स का यूज करने के लिए स्टार का। डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय ऑफ D04 डिपार्टमेंट हु अर्न मोर देन 5,000। तो इन्होंने क्या बोला कि उन बंदों की, उन एम्प्लॉय की हमें क्या करो, सारी डिटेल्स शो करो जो D04 डिपार्टमेंट से है और 5,000 रुपए से ज्यादा कमाता है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका एक मिनट, हाँ क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये समझ में आया, सिलेक्ट किया करा, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इज D04। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें क्या चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय से चाहिए। तो मैं एम्प्लॉय पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस आप ऐसे ही समझ जाना। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, क्या किया इन्होंने, वेयर सैलरी, क्या बोली इन्होंने, वेयर सैलरी ज्यादा बोली है, तो ज्यादा के लिए ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। किससे ज्यादा होनी चाहिए, 5,000 रुपए से। सो वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000। अगर बोला होता 5,000 या 5,000 के बराबर, तो क्या करोगे, सॉरी 5,000 से ज्यादा या 5,000 के बराबर, तो आप ग्रेटर देन, इक्वल टू को साइन इस तरह से लगा लोगे। पर अभी ग्रेटर देन पूछा तो ग्रेटर देन 5,000, ठीक है। तो ये पूछा था, दूसरा क्या पूछा था, वे सैलरीज, अच्छा डिपार्टमेंट पूछा था कि D04 है, तो एक तो हमने ये लगा दिया। अब दूसरी कंडीशन है, एक वेयर लगा चुके हैं, तो अब क्या कर देंगे, वेयर लग चुका है तो एंड कर देंगे, एंड डिपार्टमेंट आईडी, डेप्ट आईडी इज इक्वल टू D04। तो ये यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे। तो बिल्कुल इंग्लिश की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार पढ़ भी देती हूँ। तो क्या बोला इन्होंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक मिनट, ठीक है। Select star from employee where salary is greater than 5,000 and department ID is equal to D04। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का यूज करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही आसान है, बस एक बार पैटर्न याद रखो आप स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद आपको सिर्फ इंग्लिश का यूज करना है, बाकी का काम बन ही जाएगा। अब इसे यहाँ पे पूछा है कि द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉय एक्सेप्ट आलिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि आप ना सारे रिकॉर्ड्स जो है एम्प्लॉय टेबल से सारे एम्प्लॉयज के डेटा को निकालो, एक्सेप्ट आलिया, आलिया के सिवाय आप सबका डेटा यहाँ पे निकालो। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है बेटा, आप खुद देख लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट नेम इज इक्वल टू आलिया, यानी कि नॉट ई नेम, हमें बोला कि जहां पर ई नेम एम्प्लॉय का नेम आलिया हो वहां को छोड़ दो, यानी कि इसलिए हमने वहां पे क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। वेयर नॉट ई नेम इज इक्वल टू आलिया, यानी कि आप सिलेक्ट करो सारा डाटा फ्रॉम एम्प्लॉय, पर एक्सेप्ट हमें क्या करना है, आलिया का नाम नहीं चाहिए, तो हम वहां पे नॉट लगा देंगे, नॉट ई नेम इज इक्वल टू आलिया। हम क्या चाहते हैं, जहां पे आलिया का नाम हो वहां से वो डेटा मत निकालो। सो नो करने के लिए हमने नॉट लगा दिया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट ई नेम इज इक्वल टू आलिया, तब सबका डाटा आएगा, सारी इंफॉर्मेशन, बस आलिया की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर अर्निंग सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000 बोथ वैल्यू इंक्लूसिव, यानी कि हमें बोला है कि आपको उन सारे बच्चों, वो उन सारे एम्प्लॉयज का आपको नेम और डिपार्टमेंट नंबर बताना है जिनकी सैलरी क्या है, जो 20,000 या 20,000 से ज्यादा और 50,000 तक कमा रहे हैं, तो उनका हमें डेटा निकालना है। तो इंक्लूसिव बोला, यानी कि 20,000 और 50,000 दोनों इंक्लूडेड है। जो 20,000 कमा रहा है उनका भी लिखो, जो 20,000 से ज्यादा कमा रहा है उनका भी लिखो, जो 50,000 कमा रहा है उनका भी लिखो, और जो 50,000 से कम कमा रहा है उनका भी नाम लिखो। तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे ई नेम, टेबल में जो नाम है वही नेम लेगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर नहीं ले सकते, जो टेबल में नाम दिया है वही यूज करोगे। तो सिलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, कंडीशन डालेंगे वेयर सैलरी
इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से साइन का यूज कर सकते हो। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000। तो अब क्या होगा, यहाँ से हमें पता चल गया कि आपको किसको सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय से, फ्रॉम एम्प्लॉय, जहां पर सैलरी क्या हो, सैलरी बड़ी हो, या फिर इस तरह से भी साइन लगा सकते हैं, चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 एंड लगाएंगे, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन 50,000 की भी दी है, एंड लगाएंगे। सैलरी लेस देन हो या फिर बराबर हो किसके, 50K के। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो इसे इरेज कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जब आपने ये स्टेटमेंट दे दी तो सिर्फ उनके नाम और डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगी, सिर्फ उन लोगों की जिनकी सैलरी 20,000 या 20,000 से ज्यादा और 50,000 या 50,000 से कम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर डेटा देखो यहाँ पे हमें टेबल में शो हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, क्वेरीज का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप वो सब, ये दूसरा एग्जाम्पल आप खुद पढ़ेंगे और खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, आपका होमवर्क। अब पढ़ते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इन, इसका मतलब क्या है कि हम एक मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पढ़े थे अपने 11th क्लास में, जिसमें हमने इन एक पढ़ा था। तो ये इस जो मेंबरशिप ऑपरेशन है इन, इसका यूज किस तरह से होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द इन ऑपरेटर कंपेयर अ वैल्यू विद अ सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू बिलोंग्स टू द सेट। जैसा हमने पढ़ा था कि इन का यूज हम क्यों करते थे, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज इसके अंदर प्रेजेंट है तो हमें ट्रू वैल्यू मिल जाती थी। हम देखते थे कि इन लिस्ट 1 तो हमें अगर है तो ट्रू मिल जाता था, और मान लो कि 2 इफ 2 इज प्रेजेंट इन लिस्ट 2 और नहीं होगी तो क्या होगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी चलेगा। क्या दिया है यहाँ पे, क्वेरी दिया है, द अबव क्वेरी कैन बी रीराइटन यूजिंग इन ऑपरेशन एज शोन बिलो। यानी कि क्या बोला है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन D01 D02 D04। यानी कि क्या बोला है इन्होंने बोला कि आप सिलेक्ट करो एम्प्लॉय का सारा डेटा जहां पे डिपार्टमेंट आईडी किस किस में से है, एक तो D01 है, D02 है और D04 है। तो आप डिपार्टमेंट आईडी को इन ऑपरेटर से भी क्या कर सकते हो, यूज सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो इन ऑपरेटर आप सिलेक्ट के लिए यूज करते हो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी, आप ऐसा भी कर सकते थे, लिख सकते थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D04 सॉरी D01, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D02, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D04। तो आपने इन लगा के क्या किया, 3 बार ना लिख करके 3 इन लगाया और तीनों वैल्यूज एक बार में डाल दी। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन D01 D02 एंड D04। तो अब क्या होगा, जिनकी भी डिपार्टमेंट आईडी देखो यहाँ पे D01 2 और 4 है, तो उनका सारा का सारा डेटा यहाँ पे क्या हो गया, हमें शो हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैंने दूसरे वाले की क्वेरी की। तो दूसरे में क्या बोला है, यहाँ पे हमें क्या करना है, उन द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट द डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, यानी कि सारे एम्प्लॉयज का डेटा सिलेक्ट होगा, बस उन लोगों का छोड़कर एक्सेप्ट दोज वर्किंग डिपार्टमेंट्स जिनका डिपार्टमेंट नंबर D01 है और D02 है। तो इन था कि अगर इनका है तो निकाल लो, पर अगर इन हमें नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करना है तो नॉट लगा देंगे, तो नॉट इन, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन D01 एंड D02। जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी D01 और D02 हो तो सिलेक्ट मत करो, तो सिलेक्ट ना करने के लिए नॉट इन कर देंगे और सिलेक्ट करने के लिए इन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी D01 और D02 वाली नंबर्स हैं, जो भी सिलेक्ट डेटा है सारे एम्प्लॉय का, वो D01 और D02 वाले का नहीं आएगा। अब यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या मतलब है, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन एन ऑर्डर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड कॉलम बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय डिस्प्ले रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर बाय का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना, आप चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो हम यूज करेंगे कि ऑर्डर में किस तरह से यूज करेंगे। पर अगर हमने देखो मान लो हमने कोई डिफॉल्ट ऑर्डर नहीं लगाया, हमने नहीं बताया कि असेंडिंग में लगाया डिसेंडिंग में, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हमारा ऑर्डर जो है हमारी टेबल बाय डिफॉल्ट क्या करती है, हमारे एक मिनट, बाय डिफॉल्ट हमारा जो एसक्यूएल है वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर को ऑप्ट करेगा। जैसे मान लो मैंने कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी और उसमें जो डेटा है वो कैसे स्टोर होगा, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा। पर अगर मैं चाहती हूँ कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो तो मुझे फिर वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर वहां पे लगाना पड़ेगा। तो अब देखो देख लेते हैं कैसे ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है क्वेरीज को, सारी डेटा चाहिए तो स्टार लगा देंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप असेंडिंग लगा भी सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो भी क्या होगा, वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। तो आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा
कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। तो अब इससे क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट हो गई, और ऑर्डर बाय बोला है तो ऑर्डर बाय यानी कि एक ऑर्डर में लग कर आएगा बाय सैलरी, यानी कि सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करो। अब यहाँ पे अगर हमें सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं करना होता तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय ई नेम। तो नेम में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर आता है, जैसे कि ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह से। अब मान लो मुझे नेम से भी नहीं चाहिए तो मैं क्या करती, एम्प्लॉय नंबर का यूज करती, तो यहाँ पे लिखती ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, अपना एट्रीब्यूट दे दो और सेमीकोलन लगा के उस चीज को खत्म कर दो। तो अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय के अंदर ना तो असेंडिंग लिखा ना डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में आया। तो आप देख सकते हो पहले 10,000 फिर 15 फिर 19 फिर 29 फिर 34। तो इस तरह से आपकी सैलरी क्या हो गई, धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लगी। अब एक डिसेंडिंग ऑर्डर का देखते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए आप DESC भी लिख सकते हो, तो आपका काम चल जाएगा। तो अब देखो सारी सैलरीज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट होकर आ गई है। अगर सैलरी नहीं तो ई नेम आप ले सकते थे, ई एम्प्लॉय ले सकते, MP नंबर ले सकते थे, डिपार्टमेंट ID ले सकते थे। तो जो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा आप वही यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हैंडलिंग नल वैल्यूज। तो ये सब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको टेबल में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ क्या नल वैल्यूज भी है, नल नल नल, तो कुछ कुछ नल वैल्यूज भी है। तो इन नल वैल्यूज को किस तरह से हैंडल करना है, तो नल वैल्यूज को हैंडल देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेरीज से समझते हैं, सीधा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु हैव नॉट बीन गिवन अ बोनस, दिस इंप्लाइज दैट बोनस कॉलम विल बी ब्लैंक। यानी कि हमें बोला है कि उन एम्प्लॉयज का डेटा निकालो जिनका बोनस क्या है, नहीं दिया गया है, यानी कि उनका बोनस फिर क्या होगा, बोनस वाला कॉलम उनका ब्लैंक होगा। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट हमने कंडीशन लगाई और हमारा जो डेटा है वो हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। यानी कि सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टार लगाया, और किसके टेबल से चाहिए, फ्रॉम चाहिए हमें एम्प्लॉय टेबल से, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हमने क्या किया, बोनस क्या हो, वेयर बोनस इज नल। तो अब क्या होगा, जहां जहां भी बोनस हमारा नल होगा वहां वहां का डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, शो होने लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से इन स्टेटमेंट्स का यूज करना है। अब अपने दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है हमें, सिलेक्ट फॉलोइंग क्वेरी, जैसे कि हमें सिलेक्ट करना है नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय वेयर नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु हैव बीन गिवन अ बोनस, दैट इज बोनस इज नॉट नल एंड वर्क इन डिपार्टमेंट D01। देखिए हमें क्या बोला है कि आपको एक तो नेम सिलेक्ट करना है, इस बार सारा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए। तो नेम सिलेक्ट करना है उन सारे एम्प्लॉयज का जिनका बोनस दिया गया है, यानी कि बोनस वाला जो कॉलम है वो नॉट नल होगा, नॉट नल यानी कि नल नहीं होगा, सो नॉट नल होगा। और साथ ही साथ में क्या होगा, क्या चाहिए, जिनका डिपार्टमेंट ID सिर्फ D01 हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सिलेक्ट एम्प्लॉय का नाम तो ई नेम कॉलम से था, तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हम कंडीशन लगाएंगे, वेयर बोनस इज नॉट नल, यानी कि बोनस क्या है, नल नहीं है, वेयर बोनस इज नॉट नल। एंड दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट ID भी चाहिए, तो एंड लगा देंगे, एंड डेप्ट ID इज इक्वल टू D01 सेमी कॉलन, और हम इसे बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ D01 वाले जो एम्प्लॉय है उनका नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा जिनको बोनस दिया गया है। तो आप समझ में आएगा। अब बात करते हैं हमने सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग की। सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग क्या होता है, यहाँ पे हम मैच करते हैं अपने नाम को, कि या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पर्टिकुलर, अगर मैंने कहा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम स्टार्ट्स विद A, यानी कि उन स्टूडेंट्स का नाम सिलेक्ट करके दो मुझे जिनका नाम A से शुरू हो रहा है, तो मैं कैसे इंफॉर्मेशन निकालूंगी, या मुझे चाहिए कि उनका नाम A से एंड हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन कैसे निकालूंगी, या मुझे चाहिए कि जिनके नाम के बीच में शाह आता हो उनका नाम मुझे दो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न को मैच करने का काम करते हैं। तो सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग क्या होगी ये हम समझते हैं। सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, many a times we come across situation where we do not want to query by matching exact text or value, rather we are interested to find matching only a few character or value। ये मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं, इन्होंने बोला है कि कभी कभी हमें ऐसी
ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यार हमें पूरा टाइप करना पड़ रहा है कोई भी चीज़, हम ऐसा पूरा टाइप नहीं करना चाहते, हम सिर्फ कुछ वैल्यूज से, कुछ कैरेक्टर से ही क्या करना चाहते हैं, पूरा अपना जो आंसर है वो चाहते हैं। मान लो कि अगर हमें जितने भी बच्चों के नाम टी से शुरू हो रहे हैं, अब मुझे उन सबके नाम चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि सबके नाम टाइप करती जा रही है फिर मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, अगर मुझे टी, जिनका भी नाम टी से शुरू हो रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर इस तरह से ये पैटर्न मैचिंग नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता है, हम सबके नाम टाइप करने पड़ते हैं, या फिर उनके जो भी डिपार्टमेंट आईडी है वो सब टाइप करनी पड़ती, फिर उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती। तो इस तरह से टाइप ना करके हम क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, जो किस तरह से होती है, इसमें हमें ऑपरेटर्स दे रखे हैं, जैसे कि हम लाइक का यूज करते हैं और वेयर का यूज करते हैं। सो द लाइक ऑपरेटर मेक यूज द फॉलोइंग 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, यानी कि हम लाइक ऑपरेटर का यूज करके क्या करते हैं, अपने 2 कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमें अपना आउटपुट चाहिए, मान लो हमें नेम प्रिंट कराना है या फिर हमें कोई डिपार्टमेंट आईडी प्रिंट करानी है, तो वो सब हम प्रिंट करा सकते हैं। तो लाइक ऑपरेटर में 2 कैरेक्टर आते हैं, एक आता है परसेंटेज और दूसरा आता है अंडरस्कोर। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर को, या तो एक कैरेक्टर हो सकता है या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं या 0 कैरेक्टर्स होंगे। और अंडरस्कोर क्या करेगा, ये एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर को ही क्या करेगा, शो करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि किसी का नाम V से स्टार्ट होना चाहिए, तो यानी कि उसके स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं होना, मतलब कोई और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, A B C D कुछ भी नहीं होना चाहिए, पहला जो वर्ड होना चाहिए वो V होना चाहिए। तो यानी कि इसके आगे हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, 1 रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे हम क्या चाहेंगे, अंडरस्कोर की यूज करेंगे। अब चाहे पीछे कुछ भी हो तो मैं पीछे क्या कर सकती हूँ, परसेंटेज लगा सकती हूँ, तो V परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे वाला कैरेक्टर V है और पीछे चाहे जो भी हो, तो यानी कि अब जितने भी लोगों के नाम V से शुरू होंगे उन सबका क्या आ जाएगा, वहां पर रिजल्ट आ जाएगा। और परसेंटेज तो हो गया इस तरह से, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, परसेंटेज का यूज इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लो कि मैं चाहती हूँ कि चाहे आगे कोई भी वर्ड हो, चाहे बीच में कोई भी वर्ड हो, या पर लास्ट में मुझे क्या चाहिए, लास्ट में A चाहिए, तो आगे कोई भी वर्ड हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में A होना चाहिए। तो A के आगे अगर हमने परसेंटेज लगा दी, तो चाहे A के आगे एक शब्द हो, एक भी शब्द ना हो, या बहुत सारे शब्द हो, उस बात से फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का यूज करेंगे। पर मान लो मुझे अंडरस्कोर यूज करना है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि लास्ट में सिर्फ एक ही वर्ड हो, जैसे मैंने पूरा नाम लिखा और मैं चाहती हूँ कि लास्ट में क्या हो, सिर्फ A हो, तो पूरा नाम लिखने के बाद जैसे मैंने परसेंटेज लगाया और फिर मैं A के बाद क्या चाहती हूँ, लास्ट में सिर्फ एक ही वर्ड हो, एग्जैक्टली 1, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूंगी कि चाहे आगे कुछ भी हो और बीच में A हो और लास्ट में सिर्फ क्या हो, A हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर सिंगल वर्ड चाहिए तो उसके लिए हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अब इसकी क्वेरीज पढ़ लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विद K, यानी कि हमें उन एम्प्लॉयज का डिटेल्स निकालने हैं जिनका नेम K से स्टार्ट होता है। तो पहला शब्द तो हमें मिल गया K, अब पीछे चाहे कुछ भी आए, चाहे A आए, B आए, C आए, D आए, कुछ भी आए, तो हमें क्या चाहिए, पहला वर्ड सिर्फ K से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे K परसेंटेज यूज करेंगे, K लगाएंगे और फिर पीछे परसेंटेज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, पहला कैरेक्टर तो K फिक्स हो गया, अब चाहे इसके पीछे एक वर्ड हो, 2 वर्ड हो, 10 वर्ड हो, एक भी वर्ड ना हो, अब K का जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा इस टेबल में शो हो जाएगा। तो परसेंटेज इस तरह से यूज होती है। पर अंडरस्कोर की बात करें तो अंडरस्कोर कैसे यूज होता है, अगर यहाँ पे यूज कर रखा होगा तो मैं दिखाती हूँ। पहले परसेंटेज ही यूज कर रखा है, दूसरा क्वेश्चन में भी कि फॉलोइंग क्वेरी है जिसमें सिलेक्ट करना है उन सभी एम्प्लॉयज का नेम जिनका एंड वर्ड क्या है, एंड वर्ड उनका A से हो रहा है और उनकी सैलरी क्या है, 45,000 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, लाइक का हम यूज करते हैं जब भी हमने अपनी क्वेरी दे दी कि हाँ हमने एट्रीब्यूट दे दिया कि ई नेम चाहिए, एट्रीब्यूट के बाद हम क्या करेंगे, लाइक को लगाएंगे, फिर अपनी परसेंटेज लगेगा तो परसेंटेज, अंडरस्कोर लगेगा तो अंडरस्कोर, परसेंटेज और लास्ट में A चाहिए तो परसेंटेज A एंड सैलरी ग्रेटर देन 45,000 और सेमीकोलन लगा के इसे एंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 45,000 से ज्यादा होगी और जिनके नाम के लास्ट में A आएगा। अब आगे देखो, जैसे कृतिका लिखा है, फिर सान्या, फिर तान्या, सान्या में भी लास्ट में A है और आगे परसेंटेज का मतलब क्या है, आगे परसेंटेज का मतलब है कि आगे देखो जैसे परसेंटेज A, तो आगे चाहे जितने वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लास्ट में A होना चाहिए। उसी तरह तान्या में भी लास्ट में A होना चाहिए और आगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग चाहे कितने भी वर्ड्स आ जाएं, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज इस तरह से यूज किया जाता है। अब अंडरस्कोर देखो किस तरह से यूज होगा, अंडरस्कोर भी यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि सिलेक्ट करना है हमें क्वेरी को और डिटेल्स चाहिए, हमें सारी डिटेल्स चाहिए अपने एम्प्लॉय की जिसके नाम में क्या हो, एग्जैक्टली 5 लेटर्स हो एंड स्टार्ट विद एनी लेटर बट हैज आन्या आफ्टर दैट,
यानी कि हमें बोला है कि ऐसे अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो जिनके नाम में एग्जैक्टली क्या हो 5 लेटर्स हो, उनके नाम में 5 लेटर्स ही होने चाहिए, और क्या हो उनका नाम चाहे किसी भी शब्द से स्टार्ट हो पर लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में अन्य होना चाहिए। तो अब इसका हमें क्या करनी है, ऐसे एम्प्लॉय की सारी डिटेल निकालनी है। तो पहली बात तो हमें क्या बोला, 5 लेटर्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 लेटर होने चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में अन्य होना चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए, अन्य, तो ANYA। अब ये 5 लेटर्स ही होने चाहिए, इससे ज्यादा लेटर नहीं बढ़ने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकती है, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस सिंगल कैरेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे। परसेंटेज भी यूज कर सकते थे, पर परसेंटेज क्या है, वो 0 कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर देगा, 1 कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर देगा, और एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज का यूज नहीं करेंगे। जब हमें सिर्फ 5 ही लेटर रखने हैं अपने नाम में और 4 हमारे फिल हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए, सिर्फ एक कैरेक्टर का काम हमारा अंडरस्कोर करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर अन्य सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। अब एक और एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या करनी है, यहाँ पे बोला है कि सिलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय कंटेनिंग SE एज अ सबस्ट्रिंग इन नेम, यानी कि नेम के बीच में SE आना चाहिए और जो एम्प्लॉय है उसके नाम को हमें सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, बीच में कोई भी नाम है उसके बीच में क्या होना चाहिए, SE होना चाहिए। अब चाहे इसके आगे कुछ भी हो चाहे पीछे कुछ भी हो। अब ऐसा भी नहीं बोला कि आगे एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, अगर बोला होता एक लेटर होना चाहिए तो हम अंडरस्कोर लगाते फिर परसेंटेज लगाते। ऐसा भी नहीं बोला कि लास्ट में एक कैरेक्टर होना चाहिए वरना लास्ट में अंडरस्कोर लगाते। तो क्या बोला कि बस बीच में SE होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज SE और परसेंटेज, इस तरह से क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग बना के और फिर इसके सेमीकोलन लगा के इसको एंड कर देंगे। तो क्या होगा, फिर हमारे जितने भी नाम के बीच में हमारा SE आ रहा होगा वो क्या हो जाएंगे, वो सारे नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो क्या दिया है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक SE और सेमीकोलन बंद कर दिया, और उसके बाद फिर जो भी नाम है वो सारे आ गए। तो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अब डेटा अपडेशन एंड डिलीशन, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले डेटाबेस कैसे बनेगा, फिर टेबल कैसे क्रिएट होगी, टेबल क्रिएट होने के बाद उसमें वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद हमें देखना था कि डेटा इंसर्ट हो गया, अब डेटा को क्वेरी की फॉर्म में हमें रिट्रीव कैसे करना है। सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया, ऑल्टर किया, मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद सिलेक्ट के साथ साथ हमने देखा कि सबस्ट्रिंग पैटर्न क्या था, तो ये सारी चीजें भी देखी। अब देखना है कि डेटा जो बन चुका है इसको अपडेट करना है। अब इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं है कि डेटा एंटर कराना है या फिर डेटा को बाहर निकालना है, हमें उस डेटा को सिर्फ अपडेट करना है। ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है, हमें उस डेटा को उसी टेबल में अपडेट करना है, और साथ ही साथ में अगर हमारे पास कोई डेटा है और हम उसे नहीं चाहते तो उसे डिलीट किस तरह से करेंगे। तो ये दोनों काम हमें करने हैं। और जो डेटा अपडेशन और डिलीशन है ये क्या होता है, हमारे जो टेबल है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, DML में आएगा। DDL क्या होता है, टेबल के स्ट्रक्चर पे जब काम होता है तो वो होता है। अब डेटा अपडेशन क्या है, इसका सिंटैक्स होगा कि हमें टेबल अपडेट करनी है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट करेंगे एट्रीब्यूट्स और वेयर लगा के कंडीशन दे देंगे। अब सिलेक्ट के साथ क्या यूज होता था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और जो भी उसका नाम है, तो सिलेक्ट इसलिए यूज होता था कि डेटा निकालना है, पर अपडेट के साथ क्या यूज होगा, अपडेट के साथ यूज होगा सेट। तो इस चीज का आप याद रखना। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, अपडेट टेबल का नाम, सेट करेंगे, सेट लिखना जरूरी है अदरवाइज वो माना नहीं जाएगा, आपका जो सिंटेक्स है वो गलत हो जाएगा। तो अपडेट टेबल का नाम, सेट एट्रीब्यूट्स डालेंगे, और अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन डालेंगे, कंडीशन नहीं है तो कंडीशन नहीं डालेंगे। और कंडीशन डालने के लिए हम क्या करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। तो आप समझ में आया होगा। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप समझ पाओ। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि हमें अपडेट करना है जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी उसको, और उसमें सेट करना है जो गार्जियन की आईडी थी उसको, ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है वो सेट करना है, और किसके गार्जियन आईडी को बदलना है, जिसका रोल नंबर 3 हो उसकी गार्जियन आईडी को हमें बदलना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट GUID, अपना आईडी डाल देंगे, जो भी अपडेट करना है वो इन्फॉर्मेशन, जो सही वाली इन्फॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और कंडीशन डाल देंगे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, सेमीकोलन लगा के एंड कर देंगे। चाहो तो आप ये पूरा एक लाइन में भी लिख सकते हो, और चाहो तो एंटर देकर भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला हो गया। तो अब देखो दूसरा दिया यहाँ पे हमें कि अपडेट करना है अपनी स्टेटमेंट को, तो उसका भी एक और एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट गार्जियन, गार्जियन भी हमारी एक टेबल थी हमने पढ़ा था। सो अपडेट गार्जियन
सेट करेंगे गार्जियन एड्रेस, अपना एड्रेस डाल देंगे जो हमें सेट करना है, और साथ ही साथ में अगर हमें दूसरी चीजें भी अपडेट करनी है तो 2-4 चीजों को साथ में एडजस्ट कर सकते हैं आप। जितनी भी चीजों को आपको अपडेट करना है आप वो सारी यहाँ पे लिख सकते हो। तो अपडेट गार्जियन, अपडेट टेबल का नाम डाला हमने, फिर सेट किया, जिसको सेट करना है वो लिखेंगे, जैसे कि हमारा गार्जियन एड्रेस, एड्रेस डाल दिया। फिर उसके बाद क्या देना है यहाँ पे हमें दिया इन्होंने गार्जियन का फोन नंबर, तो फोन नंबर डाल दिया। अब किसके साथ ऐसा करेंगे, इसके लिए हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी, वरना ये पूरी टेबल में जिसके पास भी जहां पे भी गार्जियन आईडी है और गार्जियन एड्रेस है सबके संग यही करेगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि किसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे वेयर GUID, यानी कि गार्जियन आईडी जहां पर ये होगी वहीं पर हम क्या करेंगे, ये दोनों चेंजेस लाएंगे, फोन नंबर का भी और एड्रेस का भी। तो अब समझ में आया होगा, इसे इरेज कर लेते हैं। तो आप जब टेबल देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको टेबल में दिखेगा कि जो आपकी जो टेबल थी उसमें वो चेंजेस हो गए हैं। सो सिलेक्ट स्टार, अब जो आपको टेबल देखनी है तो आप क्या करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करोगे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारी आईडी थी इसमें क्या हो गया, जो भी चेंजेस हमने करवाए वो सारे चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। तो ये हमारी आईडी के साथ साथ हमारे चेंजेस भी यहाँ पे परफॉर्म हो गए। अब देखना ये तो था अपडेट करने का। अब डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, ड्रॉप क्यों यूज होता था, ड्रॉप यूज होता था हमारा परमानेंट डिलीट करने के लिए। मान लो कि अगर हमने, हमारे पास में क्या है, एक टेबल है और साथ में दूसरा डेटाबेस है, तो एक टेबल हो गई, एक डेटाबेस हो गया। अगर हमने टेबल को डिलीट कर दिया तो वहां पे क्या होगा, परमानेंटली इसके अंदर जितना भी डेटा था वो सारा डिलीट हो जाएगा। पर अगर हमने जिस डेटाबेस से टेबल बनी हुई है इसके डेटाबेस को ही डिलीट कर दिया, तो अब इस डेटाबेस से बनने वाली जितनी भी टेबल्स थी वो सारी टेबल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और उसके अंदर का डेटा भी सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। पर डिलीट जो है, डिलीट स्टेटमेंट, उसका यूज हम क्यों करते हैं, सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए हम डिलीट का यूज करेंगे, और परमानेंट डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का यूज करेंगे। सो डिलीट का जो सिंटेक्स है वो क्या है, हमारा डिलीट का सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर कंडीशन लगा देंगे। तो ये सारे सिंटेक्स आपको याद रखने हैं कि ड्रॉप का सिंटेक्स क्या था, सिलेक्ट करने का सिंटेक्स क्या था, इंसर्ट करने का सिंटेक्स क्या था। तो ये सिंटेक्स अगर याद रहेंगे तभी आप इसे कर पाओगे, अदरवाइज आपका फिर आंसर गलत आएगा। सो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर कंडीशन, जैसे यहाँ पे इन्होंने रखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले डिलीट किया और फिर इन्होंने स्टूडेंट अपने टेबल को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले क्या कहना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या है कि आप डिलीट कर दो जो स्टूडेंट वाली टेबल है जिसमें रोल नंबर क्या है 2। तो अब इन्होंने कुछ बताया नहीं कि नेम डिलीट करना है, फोन नंबर डिलीट करना है या डेट ऑफ बर्थ डिलीट करनी है। इन्होंने बताया रोल नंबर 2 है उसे डिलीट कर दो, यानी कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसकी आईडी, ये सारी चीजें आपको डिलीट करनी है। तो पूरा डिलीट कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से टाइप कर सकते हो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2, सेमीकोलन लगा के एंड कर दो। तो आपका देखो इस टेबल में आपको रोल नंबर 2 जो है वो डिलीट होकर मिलेगा। आपके आउटपुट में क्या आया, आपके रिजल्ट में आपको देखो रोल नंबर 2 यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है टेबल से। तो इस तरह से अपडेट में क्या होता है, आप सेट लगाओगे और डिलीट में क्या करोगे, आप नॉर्मल अपनी लिखोगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और कंडीशन लगा के उसको डिलीट कर दोगे। अब बात करते हैं अपने फंक्शन इन एसक्यूएल की, यानी कि जो एसक्यूएल है उसमें हमारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो इन दिस सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन एंड ग्रुप रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया एंड वर्किंग ऑन मल्टीपल टेबल्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल टेबल पे काम कर रहे थे कि अगर हमें स्टूडेंट वाली टेबल पे काम करना है तो स्टूडेंट वाली पे करेंगे, एम्प्लॉय वाली पे काम करना है तो एम्प्लॉय वाली पे करेंगे। पर एसक्यूएल में हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होती हैं क्योंकि एक ही डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स बना सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये 4-5 टेबल्स बनी हुई हैं, इन्वेंट्री हो गई, सेल्स हो गई, एम्प्लॉय हो गई, कस्टमर हो गई। यहाँ पे क्या है, अगर हमें क्या करना, अगर हमें एक रो पे या मल्टीपल रोज पे या मल्टीपल जो हमारी टेबल्स हैं उन पे अगर हमें साथ में काम करना है तो किस तरह से हम एसक्यूएल का यूज करेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया है, पहला दिया है इन्वेंट्री दे रखा है, जो हमारी इन्वेंट्री टेबल है इसमें क्या क्या दे रखा है, हमारे स्टोर का नाम, प्राइस, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल टाइप जो है हमारी कार यूज करते थे, ये सारी चीजें। कस्टमर में हमने अपने स्टोर कस्टमर्स की आईडी दे रखी है, उनका नाम दे रखा है, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी और जो हमारे कस्टमर्स की है वो। सेल्स वाली टेबल में हमने जो हमारे स्टोर्स पे जो हमारे इनवॉइस नंबर है वो दे रखा है, कार की आईडी दे रखी है, कस्टमर की आईडी दे रखी है, जिस दिन वो डेट थी, जिस दिन सेल हुई थी वो डेट दे रखी है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेल वाली टेबल में है। और एम्प्लॉय वाली टेबल में हमारी एम्प्लॉय की
आईडी, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, कब उसने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, वो उसका डेजिग्नेशन और उसका जो सैलरी है, वो सारी चीजें हमारे इन चारों टेबल में क्या क्या दे रखे हैं इन्फॉर्मेशन, ये मैं बता दिया। आप देखोगे तो इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन ये रही, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ये रही, सेल्स के जो टेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब ये चार टेबल को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो हम किस तरह से यूज करेंगे तो ये बताया गया है। तो पहला क्या है हमारा सिंगल रो फंक्शन। जब आप क्या करते हो सिर्फ एक सिंगल रो पर ही काम करोगे तो वो होगा हमारा सिंगल रो फंक्शन। तो ये क्या होता है, ये हमारा स्केलर फंक्शन भी कहलाता है, क्योंकि हम एक टाइम पर सिंगल काम करना है तो इसलिए स्केलर फंक्शन भी होंगे। अब सिंगल रो फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। यानी कि ये क्या होंगे, ये ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल रोज पे इनका कमांड चलाओगे और आपको एक वैल्यू मिलेगी, नहीं, ये एक ही रो पर अप्लाई होते हैं, सिंगल वैल्यू पर अप्लाई होंगे और हमें रिटर्न में भी एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। अब सिंगल रो फंक्शंस में क्या होता है, जैसे हमारे पावर, जैसे किसी नंबर का अगर आपने पावर निकाल दी है, जैसे 2 की पावर 3, तो आपको उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। तो आपने सिंगल वैल्यू पे आपने इसे चलाया और सिंगल वैल्यू आपको मिल गई। ऐसे ही राउंड ऑफ अगर हमें करना है या मोड हमें करना है तो ये सारे हमारे न्यूमेरिक फंक्शन सिंगल रो फंक्शन होते हैं। या स्ट्रिंग में देखो, किसी नंबर को आपको अपर केस में लाना है यानी कि कैपिटल करना है, लोअर केस में लाना है कि स्मॉल लेटर्स में लाना है, मिड में लाना है यानी कि बीच में लाना है, लेंथ उनकी चेक करनी है, लेफ्ट राइट मूव करना है, इंसर्ट करना है, लेफ्ट ट्रिम करना है, राइट ट्रिम करना है या टोटली ट्रिम करना है। तो ये भी हमारा जो स्ट्रिंग के फंक्शन है वो सिंगल रो फंक्शन है। साथ ही साथ में जो डेट फंक्शन है, नाउ, डेट, मंथ, मंथ का नाम, ईयर, डे, डे नेम, ये सारे हमारे क्या है, सिंगल रो फंक्शन है, एक ही रो पे काम करते हैं। सो मैथ्स फंक्शन की बात करें तो क्या पहला क्या दिया है, पावर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी जैसे नंबर दे रखा है यहाँ पे, सिलेक्ट पावर 2,3, आउटपुट मिल जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या है, इसको किस तरह से यूज करेंगे, कभी कभी ये भी पेपर में आ जाता है कि आपको मैथ्स के जो फंक्शंस है वो एसक्यूएल से परफॉर्म करें। तो क्या करोगे इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पावर को, क्योंकि हमें पावर वाला जो फंक्शन है वो यूज करना है। सो सिलेक्ट पावर, आपको जो नंबर कैलकुलेट करवाना है, यानी जैसे 2 कैलकुलेट कराना है तो 2 को आगे लिखेंगे, उसकी पावर आपको जितनी देनी है तो वो आप पीछे लिखोगे। जैसे 2 की पावर 3 हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 आगे लिख दोगे, जो पावर चाहिए उसे पीछे लिख दोगे और सेमीकोलन लगा के बंद कर दोगे तो आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये सिंगल रो फंक्शन यानी कि एक पे ही काम करते हैं। ऐसे अगर आपको राउंड ऑफ करना है, पहले से रेज करते हैं, अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट राउंड। किसको राउंड करना है, 2912 यानी कि 2912.564। हमें किस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे कि जो नंबर है उसे लिखेंगे, कौन सी डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, एक डिजिट तक, 2 डिजिट तक, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है उस डिजिट को लिखेंगे और फिर हमारा आउटपुट हमें रिटर्न होके मिल जाएगा। उसी तरह से जैसे दूसरे एग्जाम्पल में भी राउंड ऑफ का ही दे रखा है, जैसे हमें क्या दिया है, 283.2 को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो अब यहाँ पे पीछे हमने कोई नंबर नहीं दिया, तो कोई नंबर नहीं दिया तो हम इसे क्या करेंगे, जहां तक राउंड ऑफ हो सकता है वहां तक, इसका जो लास्ट नंबर है वहां तक हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मोड दिया है, यानी कि ये क्या करेगा, अब देखो ये इसके डिस्क्रिप्शन है कि ये करता है क्या क्या काम है। तो मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब है कि रिटर्न करेगा जो भी हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो रिमाइंडर हमें मिलेगा। जैसे मान लो इसे रेज करें पहले, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया 21 और इसको क्या दिया, 2 से मानने को डिवाइड करने के लिए दिया है। तो अगर हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो जो मोड है वो क्या करता है, हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, स्टेटमेंट सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कर लोगे स्टेटमेंट को, जो भी सिलेक्ट मोड, सिलेक्ट राउंड, सिलेक्ट पावर, और फिर उस पर उसके फंक्शंस को परफॉर्म करोगे। तो ये मैथ के जो फंक्शंस हैं वो इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको क्या करना है, जीएसटी कैलकुलेट करनी है 12% की प्राइस, और प्राइस ठीक है, प्राइस दे रखा है, उसको कैलकुलेट करोगे एंड डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको 12% का जो प्राइस दे रखा है उस पर आपको जीएसटी कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक आपको उसे राउंड ऑफ करके हमें देना है। तो स्टेटमेंट यूज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करना है, राउंड ऑफ करना है तो राउंड यानी कि मैथमेटिक फंक्शन लगाएंगे। सो सिलेक्ट राउंड, आपकी जीएसटी किस तरह से, कोई भी परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, तो 12% बोला है, तो 12% का मतलब क्या होता है, तो एक मिनट, यहाँ पे 12/100 और जो भी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी 12% निकल कर आ जाएगी। तो सेम चीज इन्होंने भी यहाँ पे कर रखी है, क्या किया इन्होंने, 12/100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और कौन से जगह तक हमें उसे राउंड ऑफ करना है, हमें 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट राउंड, यानी कि इन्होंने राउंड ऑफ भी एक ही बार में कर दिया और आंसर भी एक ही बार बनाया है। यानी कि क्या करेंगे, सिलेक्ट राउंड। राउंड ऑफ किसको करना है, जो 12% की जीएसटी है उसको,
तो 12/100 और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्राइस से। इसी तरह से क्या निकलेगी परसेंटेज निकलेगी। अब परसेंटेज को राउंड ऑफ करना है एक डेसिमल प्लेस तक, तो कॉमा लगा के 1 लिखेंगे और इसे बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे, तो ये लिखा सिलेक्ट राउंड जीएसटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं जीएसटी बोल रहे हैं। सो जीएसटी फ्रॉम टेबल का नाम दे देंगे, टेबल का नाम था हमारा इन्वेंट्री, तो अभी हमने 4-5 टेबल जो पड़ी थी वही है, तो हमने इस तरह से क्या हो जाएगा, फिर हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा और जितना भी जीएसटी है वो हमारे 1 डेसिमल प्लेस तक क्या हो जाएंगे राउंड ऑफ होकर हमें मिलेंगी। इसी तरह अगर हमें क्या करना है यहाँ पे ऐड अ न्यू कॉलम, अब हमें एक नया कॉलम ऐड करना है अपनी टेबल इन्वेंट्री में, जिसमें हम क्या करेंगे फाइनल प्राइस की वैल्यूज डाल के रखेंगे और इसमें क्या होगा सम होगा। फाइनल प्राइस क्या होगा हमारा, जो हमारा प्राइस है वो प्लस जो 12% जीएसटी लगी है वो, तो क्या होगा हमारा न्यू कॉलम बनेगा फाइनल प्राइस का। तो न्यू कॉलम बनाने के लिए हम टेबल पे काम करेंगे, तो सिलेक्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि डेटा नहीं निकालना, हमें टेबल में कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे ऑल्टर करेंगे, हमने अपने स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा था पहले पार्ट में। तो इसमें क्या होगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है इन्वेंट्री, सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड करेंगे, नया कॉलम है तो फाइनल प्राइस, कॉलम का नाम फाइनल प्राइस है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है यहाँ पे 10,1, यानी कि अब क्या होगा यहाँ पे राउंड ऑफ किया था ना, तो ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री ऐड फाइनल प्राइस न्यूमेरिक 10,1 और फिर क्या कर दोगे इसे बंद कर दोगे। तो उसके बाद जब आप सिलेक्ट करोगे अपनी टेबल को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, तो देखो आपको यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा, आपको एक लास्ट में यहाँ पे कॉलम देखने को मिलेगा जो फाइनल प्राइस का ही है। तो इससे क्या होगा आपका ऑल्टर करने के बाद आपकी जो टेबल है उसमें एक नया कॉलम ऐड हो गया। इसके बाद इन्होंने देखो यहाँ पे क्या दिया कि ये तो हमने कॉलम बना लिया, ठीक है बहुत अच्छा किया आपने कॉलम बना लिया, पर अब क्या करना है इसके अंदर वैल्यूज तो आपने अपडेट करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि पहले आपकी जो प्राइस थी वो क्या थी, आपका सिर्फ जो प्राइस है वो, पर अब प्राइस के साथ साथ क्या है, आप प्राइस के साथ आपकी जीएसटी भी जुड़ गई है। जीएसटी आपको क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो जीएसटी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे अपने डेटा को अपडेट करेंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है अपडेट करेंगे इन्वेंट्री, अपडेट के साथ क्या यूज होता है सेट यूज होता है, तो याद रखना अपडेट इन्वेंट्री सेट करेंगे। फाइनल प्राइस जो था, फाइनल प्राइस क्या है हमारा, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस राउंड ऑफ जो हमने किया है, तो प्राइस प्लस राउंड, तो ये चीज याद रखना कि क्या है अपडेट इन्वेंट्री सेट फाइनल प्राइस इज इक्वल टू, फाइनल प्राइस क्या होना चाहिए प्राइस प्लस राउंड, राउंड ऑफ क्या था मैंने जो हमने राउंड ऑफ यहाँ पे किया था, तो वो एक मिनट यहाँ पे किया था, तो वो राउंड ऑफ क्या था हमारा 12/100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कॉमा 1, तो यही तो ऐड करना है ना, यही तो जो हमारा जीएसटी का प्राइस था, तो प्राइस प्लस राउंड और फिर आपको क्या मिल जाएगी आपकी क्वेरी यहाँ पे मिल जाएगी उसका रिजल्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री। तो फाइनल प्राइस में क्या होगा आपका प्राइस भी ऐड होकर आएगा और जो राउंड ऑफ प्राइस है वो भी ऐड होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है पूरी टेबल में अच्छे से काम करना है। सबसे पहले तो आपने टेबल का कॉलम एंटर करवाया, कॉलम एंटर करवाने के बाद आपको फाइनल प्राइस को चेंज करा के क्या कराना है प्राइस प्लस राउंड ऑफ प्राइस उसमें ऐड करा करके आपको उसमें एंटर कराना है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड ईच मंथ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब क्या दे रहा है कार इंस्टॉलेशन का दे रखा है कि मान लो आपने क्या किया ईएमआई पर आपने कार उठा ली, अब क्या उसके आपको उसके महीने के 1000 रुपए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे करने पड़ते हैं। अब आपने ऐसे करके क्या भी 10 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पे करी, तो फाइनल कार का जो प्राइस है डिवाइडेड इनटू फाइनल प्राइस इनटू कार इनटू 10 इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक कार है अब आपने उसे ईएमआई पे खरीद दिया, आप क्या कर रहे हो उसके 1000 रुपए हर महीने दे रहे हो, तो आपको उसे 10 इंस्टॉलमेंट्स में क्या करना है डिवाइड करना है, तो आपको फाइनल प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे फिर डी पार्ट को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इसकी क्वेरी यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर रखी होगी, ये देखो क्या दिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे, हमने देखो पढ़ा था कि हमारे पास 2-3 टेबल थी इसमें कार आईडी वार आईडी के बारे में भी दे रखा था। देखो यहाँ पे हमने क्या किया सिलेक्ट करेंगे कार आईडी उसका फाइनल प्राइस और फिर क्या करेंगे जो राउंड ऑफ हमें करना है उसके फाइनल प्राइस को, तो वो हम लिखेंगे और हमें क्या करना है अपना जो रिमेनिंग अमाउंट है वो निकाल लिया ईएमआई के तौर पर। तो हम क्या करेंगे फाइनल प्राइस और हमने क्या किया था 1000 रुपए में डिवाइड कर रखा था, तो मॉड लगाएंगे फाइनल प्राइस कॉमा 1000 रुपीज यहाँ पे लिखेंगे बाय 10,0 और ये क्या हो जाएगा हमारी ईएमआई हो जाएगी। यानी कि अब जो मॉड है वो क्या करता है मॉड करता है हमें रिमाइंडर देता है, तो यहाँ पे हमने जो फाइनल प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे किससे 10,000 रुपीज से, तो क्या होगा जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो रिमाइंडर आ जाएगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं एज अ ईएमआई कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी जगह पे क्या होगा हम क्या करेंगे मॉड करेंगे जो हमारा फाइनल प्राइस है उसको फिर करते करते ऐसे हमें क्या करना है एक महीने का 1000 रुपए दे रहे हैं, तो हम ऐसे क्या करेंगे 10 बार इंस्टॉलमेंट भरेंगे, तो एक इंस्टॉलमेंट के 1000 रुपए, तो ऐसे 10 इंस्टॉलमेंट के कितने हो जाएंगे 10,000 रुपए हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे अब इसे
हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे फाइनल प्राइस का 10,000 रुपए के साथ, और फिर उसे क्या करेंगे, रीनेम करेंगे एज रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम इन्वेंट्री। यानी कि फिर क्या हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो हमारा रिमेनिंग अमाउंट में आ जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्ट करा अपने कार आईडी को, फाइनल प्राइस को, राउंड ऑफ किया अपने फाइनल प्राइस को, और उस फाइनल प्राइस को हमने क्या किया, पहले एक इंस्टॉलमेंट के साथ में डिवाइड करके देखा, तो वो एज अ ईएमआई आ गई कि एक बार में आप कितना पे करोगे। फिर जो रिमाइंडर है उसको हम मॉड करेंगे, और जो टोटल प्राइस है यानी कि फाइनल प्राइस का 10 इंस्टॉलमेंट के 10,000 रुपए हुए, तो उससे यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड लगा के रिमाइंडर निकालेंगे, और जो वैल्यू बच जाएगी वही जो वैल्यू है वही हमारी क्या कहलाएगी, रिमेनिंग अमाउंट कहलाएगी। और रिमेनिंग अमाउंट हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टोर होकर हमारे पास में आ जाएगी। तो इसे रेज कर लेते हैं। तो आई होप समझ में आया किस तरह से ये चीजें चल रही हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा कि मैथमेटिक फंक्शंस थे हमारे सिंगल रो के, तो मैथमेटिक ऑपरेशंस हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस पूरे हो गए, जो हमारे मैथ फंक्शंस थे। अब पढ़ेंगे अपने स्ट्रिंग फंक्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।